पहले नहीं बताए। अभी देखो बैटरी है कि नहीं उसमें से जगह हो, देखिए खाली करना है, सब भरी हुई है। सैचुरेशन ऑफ मर्जर, देखो कब मर्जर लगाया जाएगा तो 5 कंडीशन बताई गई थी। कितनी? 5 कंडीशन। कौन कौन सी है? एक तरफ से नोट कर रहे हैं इसको। इसको रोक देता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूँ। चलो देखो अब क्या समझना है इसमें। अमलगमेशन ऑफ टाइप ऑफ अमलगमेशन, दो प्रकार बताया गया, या तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा, या तो इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। मर्जर एक कंडीशन पता है कि इस केस में अगर होगा तो मर्जर से लगेगा, और अगर इसमें से कोई कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेगा तो समझ जाना कि किससे लगेगा? इन द नेचर ऑफ परचेज से लगेगा। तो इसका मतलब इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाने के लिए पांचों कंडीशन का किसी भी क्वेश्चन के साथ होना जरूरी है। यानी कोई कंपनी दूसरे को खरीद बेच रही होगी तो उसको किससे लगाया जाएगा? इन द नेचर ऑफ परचेज से लगाया जाएगा या इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाया जाएगा, यही उसका क्राइटेरिया है। अगर ये पांचों चीजें फुलफिल हो रही होंगी, ये सारी कंडीशन को, सारी शर्तों को पूरी कर रहा होगा, तो समझ जाना कि इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाया जाएगा। लिखा गया है यहाँ पर सिचुएशन ऑफ मर्जर। तो कौन कौन से सिचुएशन है? सबसे पहले बताएगी ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज टेकन बाय बायर कंपनी, यानी कि बायर कंपनी वेंडर कंपनी की सभी संपत्तियों को और सभी दायित्वों को लेगी। लिखा गया ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज, सभी संपत्तियों और सभी दायित्वों को लेगी। अब सभी संपत्ति और सभी दायित्वों का मतलब क्या हो गया? जब क्वेश्चन लगाएंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज टेकन बाय बायर कंपनी। दूसरी कंडीशन क्या है? ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज टेकन बाय बायर कंपनी ऑन बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू लिखी हुई है, यानी 5 लाख है तो 5 लाख, कोई बार्गेनिंग नहीं है कि 5 लाख की मैं इसको 4 लाख की लूंगा, ये 3 लाख की 2.5 लाख की हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बुक वैल्यू तो बुक वैल्यू, खामोशी के साथ जितने कहेगा कि भाई देखो ये हमारे पास एसेट्स है, ये लायबिलिटीज है, ठीक है, सबको समझ में आ गई? तो इसका मतलब हो जाएगा कि ऑल एसेट्स एंड ऑल लायबिलिटीज टेकन बाय बायर कंपनी ऑन बुक वैल्यू। क्लियर है? नेक्स्ट होता है परचेज कंसिडरेशन पेड इन इक्विटी शेयर, जो भी लेन देन होगा, यानी कि उसका हमने बताया ना कि पेड करना पड़ेगा। जब हम बाई करेंगे किसी कंपनी को तो उसके शेयर होल्डर को कुछ पेड करना पड़ेगा। पेड किस में किया जाएगा? इन इक्विटी शेयर। कैश नहीं दिया जाएगा, इक्विटी शेयर में दिया जाएगा। हाँ, फ्रैक्शन शेयर अगर होगा, जैसे किसी के टुकड़े में आ गया 9.5 शेयर, 9 शेयर तो शेयर दिया जाएगा, 5 जो आ जाएगा आधा शेयर तो होता नहीं है, तो इससे उसका जो पैसा होगा दे दिया जाएगा। जैसे मान के चलो 10 रुपए का एक है तो 9 शेयर दे दिया जाएगा, और बाकी 50 का कितना जाएगा? 5 रुपये हो जाएगा, 0.5 है तो 50 पैसा दिया जाएगा, तो कैश में हो जाएगा। मतलब फ्रैक्शन में अगर आपका आएगा तो आपको कैश दिया जाएगा, बाकी शेयर को शेयर में दिया जाएगा। इसलिए लिखा गया कि उसका जो पेमेंट होगा बायर कंपनी द्वारा वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, इसमें किया जाएगा? इन इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर में किया जाएगा। नेक्स्ट बताया गया 90% शेयर होल्डर एग्रीड, ये भी बता रहा है कि जो वेंडर कंपनी है उसके 90% शेयर होल्डर बायर कंपनी के शेयर को खरीदने को तैयार हो कि चलो ठीक है हमको शेयर दे दीजिएगा। कितने शेयर होल्डर तैयार होने चाहिए आपके? यानी मर्ज होने के लिए तैयार हो कि चलो भाई ठीक है मर्ज हो रहे हैं, हमको शेयर दे दीजिएगा। तो 90% शेयर होल्डर कम से कम एग्रीड होने चाहिए। उसके बाद बताया गया कि नेचर ऑफ बिजनेस इज सेम, जो बिजनेस वेंडर कंपनी पहले कर रही थी उसी बिजनेस को कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये नहीं कि हम कंपनी खरीद करके उसका बिजनेस खत्म करके हम दोबारा दूसरा अपना जो प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसका करेंगे। जिस कंपनी को हम बाई कर रहे हैं उस कंपनी में जो काम चल रहा था उसी काम को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, बिजनेस कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। ये लिखा कि नेचर ऑफ बिजनेस इज सेम। क्लियर है? तो पांचों कंडीशन किसी क्वेश्चन में रहेंगे, समझ जाना किससे लगाना है? नेचर ऑफ मर्जर से लगाना है। और फिर किससे लगाएंगे हम लोग? इन द नेचर ऑफ परचेज से। मतलब नॉर्मल तौर पर लगाना होता है क्वेश्चन को इन द नेचर ऑफ परचेज से। लेकिन अगर ये तब कंडीशन स्पेशल आ गई कि सभी संपत्तियों को ले लिया गया है, सभी दायित्वों को ले लिया गया है, बुक वैल्यू पर लिया गया है, 90% होल्डर तैयार भी है, पेमेंट जो किया जाएगा शेयर में किया जाएगा, बिजनेस भी कंटिन्यू वही रहेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि उसको इन द नेचर ऑफ परचेज से लगाया जाएगा, वो इन द नेचर ऑफ मर्जर से लगाया जाएगा। क्लियर है? अगर ये कंडीशन किसी क्वेश्चन पूरी नहीं होती है, बार्गेनिंग हो रही है, नहीं हम इसको लैंड को कितने मिलेंगे, पर लैंड को कितने मिलेंगे, मशीनरी को कितने मिलेंगे, डेटर को कितने मिलेंगे, स्टॉक को कितने मिलेंगे, क्रेडिटर को कितने मिलेंगे, अगर बार्गेनिंग चल गई इसका मतलब वहीं पे समझ में आ गया कि वहाँ पर बुक वैल्यू बढ़ रही है, वहाँ पर तो रेट कुछ और होगा। अगर एक कंडीशन भी अगर फुलफिल नहीं किया तब भी कोई लगाएंगे, किससे लगाएंगे? उसको नेचर ऑफ परचेज से लगाएंगे। या हो सकता है कि उनका जो पेमेंट किया जाएगा कुछ कैश में किया जाएगा और कुछ शेयर में किया जाएगा, तब भी नहीं होगा। हो सकता है कि 90% शेयर होल्डर एग्री नहीं हो,
ठीक है, वो सोचता है कि हमने कारोबार खरीद करके बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया, उसका बिजनेस कंटिन्यू नहीं किया, हम अपना बिजनेस करने लगे उसमें। ऐसा भी होता है कि उसकी सभी संपत्तियों को और सभी दायित्वों को ले ले, हम कहते भी नहीं देखो ऐसा है कि प्लांट मशीन तुम्हारी बहुत खटारा हो चुकी है, नहीं लेंगे, फर्नीचर भी नहीं लेंगे, ये लेंगे, छांट दिया, तब भी वहाँ पर ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर वर्ड लिखा गया कि ऑल एसेट्स एंड लायबिलिटीज टेकन बाय बायर कंपनी। क्लियर है सबको? इसका मतलब पांचों कंडीशन अगर फुलफिल होगी तभी उसको इन द नेचर ऑफ परचेस मर्जर से लगाया जाएगा, और नहीं तो उसको किससे लगाया जाएगा? इन द नेचर ऑफ परचेस से लगाया जाएगा। ध्यान देने बात को, एक कंडीशन है ये सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ मर्जर, कि मर्जर के केस में कब लगाया जाएगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या मर्जर आएगा, क्या परचेज आएगा, अभी उसकी बात की बात है। अभी जब शुरू भी करूंगा तो सबसे पहले इन द नेचर ऑफ परचेज ही बताऊंगा कि परचेज से कैसे एंट्री पास की जाएगी, क्या क्या काम करेंगे, ठीक है। तो सब बात की बात है। तो ये सारी चीजें हो चुकी हम लोगों की। अब इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट आता है इसमें परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। अब परचेज कंसिडरेशन किसे कहते हैं, कल बताया गया था, बताओ परचेज कंसिडरेशन किसे कहते हैं? कल बात हुई थी अभी क्रय प्रतिफल की, कि परचेज कंसिडरेशन किसे कहा जाता है, बताओ। परचेज कंसिडरेशन पहली बात सुने हो हैं जिंदगी में पूरे बीकॉम सेकंड ईयर में बताया गया था कि तुम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े होगे तो उसे बताया गया होगा क्रय प्रतिफल। और कल ही बात हुई थी कि क्रय प्रतिफल का मतलब क्या होता है? बदले में कुछ न कुछ, यानी मैं कोई सामान खरीदने जाता हूँ तो सामान लेता हूँ, पैसा देता हूँ, तो बदले में कुछ न कुछ हुआ कि नहीं हुआ। आज जब बार्टर सिस्टम चलता था तो मैं कुछ सामान लिया और अपना कुछ सामान दिया, सामान से अदला बदली भी होती थी पहले, हमारे पास रोकड़ नहीं था, कैश नहीं था, पैसा नहीं था, तो ये क्या है? यही तो क्रय प्रतिफल है, यानी कुछ लिया कुछ दिया, उसको क्या बोलोगे? क्रय प्रतिफल। यानी कोई चीज आप क्रय कर रहे हैं तो उसका प्रतिफल कितना देंगे? हम कोई बुक परचेज कर रहे हैं तो इसके बाद मैं 450 रुपया दे रहा हूँ, इस 450 रुपये क्या है? क्रय प्रतिफल, यानी क्रय का फल है ये, हमने क्रय किया तो उनको फल मिला, कितने रुपये का? 450 रुपये का। बात सबको समझ रही? कोई क्रय प्रतिफल है। तो इसमें भी देखा गया कि एक कंपनी बायर कंपनी है, कंपनी वेंडर कंपनी है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफरर कंपनी और ट्रांसफरिंग कंपनी। तो जब ट्रांसफरर कंपनी अपने आप को बेचेगी, ट्रांसफर करेगी, तो कुछ बायर कंपनी से लेगी कि हमको इतना रुपया दो, तो उसको क्या बोलते हैं लोग? परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन जो होगा उसको भी निकालने के मेथड्स हैं। परचेज कंसिडरेशन ऐसे नहीं निकल जाएगा, उसके मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं किसी को पता है? बताएं। मेथड्स ऑफ 3 मेथड है परचेज कंसिडरेशन, पीसी बोलते हैं 3 शॉर्टकट में, परचेज कंसिडरेशन। मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन, मेथड्स ऑफ परचेज कंसिडरेशन 3 अगर है तो सबसे पहला तुम लोगों का कौन था? नेट पेमेंट लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा आता है नेट पेमेंट मेथड। उन्हें बताओगे नेट एसेट मेथड, हैं? नेट एसेट्स मेथड। और नहीं बताओगे? शेयर एक्सचेंज मेथड। सही करो, तो ये सब इसी में आ जाएगा। चलो पहले समझ लें एक बार। देखें इसका मतलब जो पीसी दी जाएगी वो कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे निकाला जाएगा, उसके कुल 3 मेथड है। लमसम पेमेंट मेथड, दूसरा नेट पेमेंट मेथड, और तीसरा नेट एसेट्स मेथड। लमसम पेमेंट मेथड का मतलब कि देखो भाई हम खरीदने जाएंगे तो हम कहेंगे भाई देखो तुम्हारे पास कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, कितना क्या क्या है, सब जो घटा कर कहेंगे भाई देखो हम आपको 10 लाख रुपये में ले लेते हैं, मैं 10 लाख रुपये तुमको दूंगा। अब 10 लाख रुपये चाहे कैश दूँ और चाहे 10 लाख रुपये का शेयर दूँ, लेकिन तय हो गया कि हम 10 लाख रुपया। तो क्वेश्चन में साफ साफ लिखा रहेगा कि ए कंपनी ने बी कंपनी को 10 लाख रुपये में लिया, ए कंपनी ने बी कंपनी को कितने में लिया? 10 लाख रुपये में। तो 10 लाख रुपये क्या हो गया? परचेज कंसिडरेशन है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं कर रहा है। इसका एक मेथड तो ये हो गया जिसको क्या बोलते हैं? लमसम पेमेंट मेथड, उसमें क्वेश्चन में लिखा रहेगा। दूसरा ये आता है नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड का मतलब हो जाएगा कि बायर कंपनी वेंडर कंपनी को जो जो भुगतान करेगी उसका टोटल कर दो। जैसे सोचता है कि 2 लाख रुपए का इक्विटी शेयर दें, 2 लाख रुपए का प्रेफरेंस शेयर दें, 1 लाख रुपए का डिवेंचर दें, कुल कितना हो गया?
5 लाख दिया, 2 लाख में कैश दे दे, 7 लाख। पास में आ गया। 7 लाख में क्या हो गए परचेज कंसिडरेशन, इसी को क्या बोलते हैं नेट पेमेंट मेथड, नेट पेमेंट मेथड। तो इसका मतलब क्वेश्चन में कभी कभी साफ साफ लिखेगा कि 10 लाख में खरीदा, 15 लाख में खरीदा, तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कभी कभी कहेगा बायर कंपनी ने वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर्स को, किनको ध्यान देने बात को, बायर कंपनी किनको पेमेंट करेगी,